हाय फ्रेंड्स, चले आगे बढ़ते हैं आज के एमसीक्यूज की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा, एप्लेट इज यूज्ड एज। आपने एप्लेट पढ़ी होगी जावा के अंदर, तो इसमें पूछा गया एप्लेट इज यूज्ड एज सर्च इंजन, बी वेब प्रोग्रामिंग, सी व्हेन ब्राउजर रीचेज द एप्लेट इज डाउनलोडेड टू द क्लाइंट मशीन एंड एग्जीक्यूटेड द इज अ सिक्योर वे, डी ऑल ऑफ द अबव, ई नन ऑफ दीज। तो जैसे अगर आपने पढ़ी हुई है जावा तो आपको पता है कि एप्लेट क्या होते हैं। स्मॉल प्रोग्राम्स होते हैं जो हमारे सिस्टम में डाउनलोड हो जाते हैं, और ये एक बार डाउनलोड हो गए तो हमें नेट की ज़रूरत नहीं, ये सीधा वैसे ही हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो सी तो करेक्ट है ही है। एप्लेट्स क्या होते हैं, सर्च इंजन के भी काम करते हैं। इसके लिए हमें क्या चाहिए, JRE चाहिए होती है। तो ये सारे वेब प्रोग्रामिंग में भी एप्लेट्स का यूज़ होता है। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, पैरामीटर पासिंग टू फंक्शन इज कॉल्ड। जो पैरामीटर्स हम पास करते हैं फंक्शन के अंदर उसे हम क्या कहते हैं, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय एड्रेस, कॉल बाय नेम, डी ऑल ऑफ द अबव, ई नन ऑफ दीज। तो आपने कॉल बाय वैल्यू का भी नाम सुना होगा, कॉल बाय एड्रेस का भी सुना होगा, कॉल बाय नेम का भी सुना होगा। तो जो फंक्शन में पास करते हैं वो तीनों होते हैं, इसलिए इसका आंसर ए है। कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, जो एक्चुअल वैल्यूज उन पर कोई असर नहीं होता, इसके लिए हम एक फॉर्मल पैरामीटर दे देते हैं जिनके अंदर वो वाली वैल्यूज कॉपी हो जाती हैं। कॉल बाय एड्रेस को हम कॉल बाय रेफरेंस भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारे एड्रेस हम पास करते हैं तो इसमें क्या होता है, ओरिजिनल वैल्यूज चेंज हो जाती है। कॉल बाय नेम, कॉल बाय रेफरेंस ऑलमोस्ट सेम है, बस इनमें एक ही डिफरेंस है कि जो कॉल बाय नेम में जो वैल्यूज होते हैं ना, जब हम एक्चुअली सेट कर देते हैं पैरामीटर्स, जब जाके इनकी वैल्यू चेंज होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा, पैरामीटर्स पासिंग मैकेनिज्म फॉर एन एरे। जो एरे में पैरामीटर पासिंग मैकेनिज्म होता है वो कौन सा होता है, कॉल बाय वैल्यू होता है, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस होता है, कॉल बाय रेफरेंस होता है, या सारे होते हैं। तो दोस्तों जो एरे के अंदर होता है वो ये दोनों होते हैं, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। इसके मीनिंग्स मैंने आपको बता दिए हैं कि क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इससे पहले इसे क्लियर कर दें। तो अगला क्वेश्चन हमारा, what is the output of the following C fragment for I equals to 1, j equals to 10, फिर I less than 6, j less than 6, I plus plus minus minus j, और हमने इसकी वैल्यू प्रिंट करवा दी दोनों की, I और j की। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, एक तो हो सकता है कि I 1 से स्टार्ट हो रहा है, I क्या हो रहा है 1 से स्टार्ट हो रहा है, 6 तक जाएगा और I इंक्रीमेंट हो रहा है। J 10 से स्टार्ट हो रहा है, ये भी 6 बार रन करेगा, ठीक है, और ये क्या हो रहा है माइनस माइनस J। ठीक है दोस्तों, 6 टाइम होगा, ये भी 6 टाइम होगा। ओके सॉरी, एक यहाँ पे करेक्शन है, J ग्रेटर देन 6 है। ठीक है दोस्तों, तो आप ये करेक्शन एक बार देख लेना, J ग्रेटर देन 6 है। ओके, तो अगर हम नॉर्मल देखें तो I क्या होगा हमारा 1 से लेके 6 तक जाएगा, इंक्रीमेंट हो रही है। J क्या होगा 10 से लेके 6 तक जाएगा और इंक्रीमेंट इसमें डिक्रीमेंट हो रही है। तो एक तो हमारा है कि एक बार I कर गया, यहाँ पे I स्टार्ट हुआ, फिर ये J हुआ, फिर I इंक्रीज हुआ, J डिक्रीज हुआ, ऐसे से एक सीरीज चले तो हमारा ये आंसर बनता है। ये तो कहीं से हमारा बनता ही नहीं, ऑल ऑफ द अबव कभी आउटपुट में हो ही नहीं सकते, तो ये आप हटा ही देना, इसका आपने देखने की जरूरत भी नहीं। अब रह जाते हैं ये दोनों मेन, कि ये दोनों होंगे या नहीं होंगे। तो जो दोस्तों सबसे मेन बात है, छोटी सी बात है लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो हमेशा क्या होता है, जो प्लस वाले होते हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट जो होते हैं, वो हमेशा प्रायोरिटी इनकी ज़्यादा होती है नेगेटिव वाले से।
तो पहले ये वाले होंगे फिर जाके ये वाले फॉलो होंगे, तो इसलिए इसका आउटपुट बी है, क्योंकि पहले आई का होगा, क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। डिक्रीमेंट वाली चीज़ें बाद में होती हैं, क्योंकि प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा होती है, आई की, मीन्स पॉजिटिव वाले की। तो ये आप चीज़ें याद रखना एक बार, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें बाद में काम आती है। तो इसका आंसर क्या होगा, आई 1 से लेके 6 तक 5 तक जाएगा और जे 10 9 8 7 6 तक जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन कंटेक्स्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस। कंस्ट्रक्टर आपने पढ़ा होगा, कंस्ट्रक्टर का नाम कैसा होता है, सेम होता है क्लास की तरह, और ये वैल्यूज को इनिशियलाइज करता है। और इसमें जो कंस्ट्रक्टर की वैल्यू इनिशियलाइज कब होती है, जब ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट होता है कंस्ट्रक्टर में। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। अ कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन हुज टास्क इज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट्स ऑफ इट्स क्लास। बिल्कुल सही, ये क्या करता है, अपने ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करता है क्लास के, और इसका जो नाम होता है बिल्कुल क्लास के नेम जैसा ही होता है। तो इसको हम वैसे करते हैं, क्लास का नाम लिखते हैं सेम, ठीक है, और स्मॉल वाले ब्रैकेट्स देते हैं, ओपन और क्लोज दोनों, तो हमारा क्या बन जाता है, कंस्ट्रक्टर। ये भी दूसरा ऑप्शन भी ठीक है। तीसरा क्या है, द कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स एसोसिएटेड क्लास इज क्रिएटेड। ये भी सही है। कंस्ट्रक्टर हमारा स्टार्ट कब होता है, मतलब वर्किंग स्टार्ट कब होती है, जब इसके हमारा ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर देते हैं ना उस क्लास का, जब जाके हमारा कंस्ट्रक्टर का काम स्टार्ट होता है, मीन्स कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो जाता है। इट इज ऑल्सो यूज टू डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट्स, यही गलत है, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स को जब हमें डिस्ट्रॉय करना होता है उसके लिए स्पेशल मेंबर फंक्शन है डिस्ट्रक्टर, जो कंस्ट्रक्टर का उल्टा होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसका गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द सिंगल कैरेक्टर इनपुट आउटपुट फंक्शंस आर स्कैनएफ एंड प्रिंटएफ। स्कैनएफ और प्रिंटएफ में दोस्तों क्या होता है, ये सिंगल कैरेक्टर नहीं, इसमें सीधा एक वर्ड आ जाता है हमारा, ये कोई पूरी की पूरी सेंटेंस आ जाती है। दूसरा है गेट कैर। गेट कैर क्या है, सिंगल कैरेक्टर होता है हमारा, ये इनपुट होता है, लेकिन इसमें दूसरा ऑप्शन दिया हमारा प्रिंटएफ, जो कि सिंगल कैरेक्टर नहीं है। तो आप सीधा देख सकते हो जो फोर्थ ऑप्शन है हमारा, वो गेट कैर और पुट कैर है। तो गेट कैर किस लिए होता है, इनपुट के लिए होता है, पुट कैर किस लिए, आउटपुट के लिए होता है। और याद रखना दोस्तों, ये सिंगल कैरेक्टर इनपुट आउटपुट फंक्शंस होते हैं, सिंगल कैरेक्टर। और जो स्कैनएफ और प्रिंटएफ होते हैं वो क्या होते हैं, सीधा सेंटेंस लेते हैं, जो भी टोटल की टोटल एक साथ लेते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं अपना। A class that serves only as a base class from which classes are derived। वो कौन सी ऐसी क्लास है जो बस बेस क्लास की तरह सर्व करती है, जिससे हम क्लासेस को ड्राइव कर सकते हैं, उसको और किसी चीज में यूज नहीं कर सकते। तो जो दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है ना, वो हमारी ऐसी क्लास होती है जो बेस क्लास की तरह काम करती है, और उससे हम बस क्लासेस ड्राइव कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास बिल्कुल खाली होती है, उसके अंदर हम कोई फंक्शंस नहीं डालते, कुछ नहीं डालते, मीन्स उसके अंदर कोई मेन फंक्शनिंग होती ही नहीं है। उसका काम बस होता है इनिशियलाइजेशन का, जिसकी वैल्यू हम ड्राइव्ड क्लासेस में यूज करते हैं, बस इसका यही काम होता है। तो इसका आंसर क्या है, सी। इसका आंसर है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। What is the term used to deprive the situation when a derived class provides a function already provided in base class? दोस्तों एक होती है ओवरलोडिंग, एक होती है ओवरराइडिंग। ओवरलोडिंग कब होती है, जब हमारे सेम क्लास के अंदर हो रही हो चीज़ें, मीन्स एक फंक्शन हमने बनाया है एक किसी नाम से, जैसे सम के नाम से एक हमारा फंक्शन है, दोबारा हम एक सम को ही कहीं और भी यूज़ कर रहे हो, बस उसकी डेफिनेशन अलग है। सम पहले जो हम करवा रहे थे उसमें a प्लस बी था, दूसरा भी हमारा सम का ही फंक्शन है लेकिन उसमें a प्लस बी प्लस सी है। ये होती है ओवरलोडिंग। ओवरराइडिंग क्या होती है, सेम सिग्नेचर्स होते हैं। अगर हमारा सम a प्लस बी है तो हमारे ड्राइव्ड क्लास में भी क्या होगा, सम a प्लस बी होगा। ये होती है ओवरराइडिंग, मीन्स सेम चीज बिल्कुल सेम फंक्शंस हमारे दोबारा से हम लिखे जाते हैं, वो होती है ओवरराइडिंग। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर ओवरराइडिंग है। इसका आंसर हमारा ओवरराइडिंग। इंकैप्सुलेशन बाइंडिंग की जाती है डेटा को, ताकि हमारा बाहर से कोई इसमें इंटरफेरेंस ना हो। पॉलीमॉर्फिज्म भी वही होता है, ओवरलोडिंग का ही पार्ट है ये भी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम, फॉलोइंग सी प्रोग्राम, मेन स्टार्ट किया हमने, उसका लिखा हमने कैर सी एच इक्वल्स टू ए, प्रिंट एफ परसेंटेज डी साइज ऑफ सी एच, साइज ऑफ ए। तो जो हमें साइजेस होते हैं ना, कैरेक्टर एंड फ्लोट डबल, ये आपको सबके याद होने चाहिए। कैरेक्टर की होती है 1 बाइट, इंट की 2, फ्लोट की 4, डबल की 8। तो ये सब आपको याद होनी चाहिए, फिर आप इसको इजीली कर सकते हो। तो जो हमारे से पहला पूछा हुआ है साइज ऑफ सी एच, सी एच क्या है? कैरेक्टर है, मीन्स कैरेक्टर का हमने एक नेम दे रखा है। तो कैरेक्टर क्या होता है? 1 बाइट का, तो इसका आ गया 1। तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा या फिर कोई से भी नहीं होंगे, क्योंकि ये दोनों हो नहीं सकते, क्योंकि इसका पहला क्या दिया हुआ है? 2। ठीक है दोस्तों, अब देखते आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं साइज ऑफ ए। ए भी क्या है? कैरेक्टर है, सबको पता है ए कैरेक्टर है। इंटीजर होता तो 2 हो सकता था, तो बी आंसर होता, लेकिन ये क्या है? कैरेक्टर। तो इसका आंसर क्या है? ए। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? ए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट लैंग्वेज इज यूज फॉर रियल टाइम सिस्टम्स? तो जो दोस्तों रियल टाइम सिस्टम्स होते हैं ना, उसमें हम जो लैंग्वेज यूज करते हैं वो सी प्लस प्लस होता है। क्यों? क्योंकि जो सी प्लस प्लस होता है वो रियल टाइम एप्लीकेशन इसलिए है क्योंकि जो भी सी प्लस प्लस के अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, उसका हमें लाइफ टाइम पता होता है कि वो कब से स्टार्ट हुए हैं और कहाँ तक ख़त्म होंगे, मीन्स कहाँ तक उनकी लाइफ है, कब उसकी एंडिंग हो जाएगी। और जो इसमें जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, तो इसमें जो भी क्या कहते हैं हम, जो भी मतलब फॉलोइंग होती है इसके डिटर्मिनिस्टिक वे में होती है, एक प्रॉपर वे में होती है, प्रॉपर सीक्वेंस में होती है, इसलिए हम इसे क्या करते हैं? रियल टाइम सिस्टम में यूज़ करते हैं। थैंक यू दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और कोई भी अगर आपकी क्वेरीज हो प्लीज़ कमेंट करें। सॉरी इस बार वीडियो लेने में लेट हो गया, लेकिन अगली बार सबका वीडियो बहुत जल्दी आएंगे। थैंक यू।